क्लास है हमारी 10 से 10:50 और ठीक है। हाँ, यस। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कल तक क्या बात कर ली है उसको थोड़ा सा रिवीजन करके फिर कल जो अधूरी रह गई थी बात उसको कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं उसको देने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आपकी आधी यूनिट खत्म हो जाएगी इस प्रयास में आज हम लगे हुए हैं। तो कल हम लोग क्या बात कर रहे थे? कल हम लोग बात कर रहे थे कि हमने एक टुकड़ा लिया हुआ है डक्टाइल मटेरियल का। वो टुकड़ा कुछ इस तरह से बनाया है हम लोगों ने, है ना। उस पे जी टुकड़े पे हम लोगों ने इस तरीके से उस पे फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है। जब ये फोर्स लगाना शुरू किया तो जाहिर सी बात है इस फोर्स को हम जैसे जैसे बढ़ाते चले गए वैसे वैसे इस हिस्से में इसके हमको इलांगेशन लिखना शुरू हो गया, ये हमारा हिस्सा लंबा होना शुरू हो गया, ठीक बात है। जी तो ये पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने एक ग्राफ के माध्यम से बताना शुरू किया। तो ग्राफ किसके बीच पे बनाया? हम लोगों ने ग्राफ बनाया स्ट्रेस, ये वाली लाइन स्ट्रेस की लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई स्ट्रेन की, है ना। तो स्ट्रेस को हमने जी डिनोट किया हुआ है, आज पहली बार डिनोट कर रहे हैं इसको सिग्मा से, और स्ट्रेन को हमने डिनोट किया, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। क्या बताया कि डक्टाइल मटेरियल के लिए ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे चलता है? जीरो से जब शुरू होता है तो एक रेगुलर लाइन वहाँ पे बनना शुरू होती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक देखने जाएं तो स्ट्रेन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस, यानी जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं उसी अनुपात में स्ट्रेन भी बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे स्ट्रेस घटाते चले जाते हैं उसी अनुपात में स्ट्रेन भी घटता चला जाता है ना। तो ये हम लोगों ने कल बात करी थी। तो कल मैंने इस टर्म को बताया नहीं था, आज इस टर्म को हम पढ़ाने भी वाले हैं। इसको हम लोगों ने बोला लॉ ऑफ इलास्टिसिटी या हुक्स लॉ, इसको हम लोग हुक्स लॉ भी कहते हैं। लेकिन ये हुक्स लॉ कहाँ तक लगता है? ये हुक्स लॉ लगता है एक लिमिटेड स्ट्रेस के लिए और एक लिमिटेड स्ट्रेन के लिए, है ना। तो ये जहाँ तक लगता है आपका हुक्स लॉ उसको कहा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो वो कहाँ बनती है? वो आपकी बन जाती है इस वाले स्पॉट, ये आपकी आ जाती है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इस पर्टिकुलर स्पॉट तक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर स्पॉट तक आप स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन दिखाई देता है, और जितना स्ट्रेस लगाते हैं उतना स्ट्रेन दिखाई देता है, और स्ट्रेस रिमूव करने पे आपका पूरा मटेरियल ओरिजिनल अपने स्पॉट पे वापस आ जाता है, ओरिजिनल अपने शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। कहाँ तक? ये जो लाल निशान मैंने लगाया है वहां तक। अगर इसके आगे हम स्ट्रेस को बढ़ाने जाते हैं, इसके आगे अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का कर्व दिखाई देता है। इस तरीके का कर्व ये दिखाता है कि अभी भी अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपका मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना शुरू करता है। मतलब एक लिमिट तक आप उस पर लगाएंगे, डिफॉर्मेशन होगा, फिर वो डिफॉर्मेशन के आधार पे इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, और आप स्ट्रेस हटाएंगे तो वो वापस अपने शेप एंड साइज में रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर आप इस लिमिट के बाद, जो लाल निशान आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस लाल निशान के बाद यदि आप उस पर फोर्स लगाते चले जाएंगे तो अब वो क्या करेगा? वो इलास्टिसिटी तो उसकी बरकरार रहेगी, लेकिन अब वापस लौटने की जो उसकी क्षमता है
तो क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। इस पर्टिकुलर स्पॉट के बाद अभी मैं जहाँ पे देखेंगे ये मैं नीला निशान लगा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर स्पॉट के बाद इलास्टिसिटी मटेरियल अपना छोड़ देता है, ठीक है। यानी अगर अब इसके बाद आपने फोर्स को बढ़ाना शुरू किया तो अब मटेरियल क्या करेगा, उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्पॉट के बाद अगर आपने स्ट्रेस को बढ़ाना शुरू किया तो उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग बढ़ जाएगी, उसमें स्ट्रेंथ जो है वो अपनी फुल्ली डेवलप स्ट्रेंथ के साथ वो प्रस्तुत होना शुरू हो जाएगा और अपनी इलास्टिसिटी को वो छोड़ देगा, लेकिन उसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो फोर्स के अनुरूप नहीं होगा। यानी पहले क्या होता था, पहले अगर आप देखने जाएं शुरुआती हिस्से में, इस वाले हिस्से में अगर आप देखने जाएं, देखिए जहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ, इस वाले हिस्से में अगर आप देखने जाएं तो जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक स्पॉट के बाद अब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उतना स्ट्रेन मुझको नहीं मिल रहा है, स्ट्रेन की मात्रा क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। फिर एक स्पॉट ऐसा आएगा जिसको मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये स्पॉट एक ऐसा आएगा, ये हाई पॉइंट है, ये आपके मटेरियल की क्या है, ये आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ। यानी इस पॉइंट तक अगर आपने फोर्स दिया हुआ है ना, इस पॉइंट तक अगर आपने फोर्स लगाया हुआ है मटेरियल तक, तब तक उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तब तक वो आपके लगाए हुए फोर्स का विरोध करता रहेगा, डिफॉर्मेशन होता रहेगा लेकिन विरोध भी करता रहेगा। लेकिन अगर अब इस पॉइंट के बाद आपने स्ट्रेस को बढ़ा दिया तो अब आपको उतने स्ट्रेस को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना उतनी मात्रा का स्ट्रेस लगाए ही आपके मटेरियल में हमको ये देखो यहाँ पे स्ट्रेन दिखने लगी है, देख रहे हैं ये वाला पोर्शन जो है आपको स्ट्रेन के रूप में देखिए, ठीक है। तो एक सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके का हमको ये ग्राफ हमारा करना शुरू हो जाए। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट हमने बनाया, ये क्या हो जा रहा है पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो आपके मटेरियल को डिलीवर कर रहा है। तो इस पॉइंट से पहले जितनी एनर्जी आपके मटेरियल ने स्टोर करी है अपने अंदर, ये इतना हिस्सा, ये आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर जहाँ तक आपका मटेरियल टूटा नहीं था, है ना, उसके पहले आपके मटेरियल ने जितनी एनर्जी स्टोर करी थी वो आपके मटेरियल की टफनेस, ठीक है। वहीं जहाँ तक मटेरियल ने अपनी इलास्टिसिटी नहीं छोड़ी थी, ये पीला वाला जो पोर्शन है, ये आपके मटेरियल का रेजिलियंस था, ठीक है। ये आपके कुछ टर्म्स हो जाते हैं, वो भी अगर ध्यान से देखने जाएं तो अगर कोई ब्रिटल मटेरियल होगा तो ब्रिटल मटेरियल के लिए ये इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा और यहाँ पे आके आपका मटेरियल टूट जाएगा, जो आपकी नीली वाली लाइन है ये ब्रिटल मटेरियल के लिए बनेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये डिफरेंस इतना हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व होता है। इस पर्टिकुलर स्पॉट तक, है ना, हम लोगों ने जो जो डेफिनेशन दी है मैं उसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं उन क्वेश्चन को लेने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो एक डेफिनेशन हम लोगों ने दी स्ट्रेस, स्ट्रेस को फार्मूला में लेने जाएं तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया,
यानी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितना फोर्स लगा रहे हैं उसके अनुपात को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस की हिंदी होती है प्रतिबल। यानी आप बल लगाते हैं तो उस बल के ठीक उतने ही अनुपात में एक विरोधी बल लगता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रतिबल। इस बल को लगाने के कारण आपके मटेरियल के डायमेंशन में चेंजेस आते हैं। वो जो डायमेंशन में चेंजेस आते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपकी जो मटेरियल है ना, मान लीजिए ये आपके मटेरियल की लंबाई हो रही है, ठीक है। और इस लंबाई की जो डायमेंशन है, इस लंबाई की जो डायमेंशन है वो मान लीजिए कितनी है, एल है, ठीक। तो स्ट्रेन कैसे डिफाइन होगा, एल में छोटा सा चेंज होगा। एल में छोटा सा चेंज होगा मतलब कि जब हमने इस पे इस तरीके से फोर्स लगा दिया, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, फोर्स कई तरीके से लग सकता है। तो इस तरीके से जब हमने इस पे फोर्स लगा दिया तो अब आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो तो जाएगा। ये वाली जो लंबाई थी, ये वाली जो आपकी लंबाई थी, ये तो एल ही रह गई, ये जो इतनी लंबाई थी, ठीक। लेकिन ये जो लंबाई बची रह गई, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना छोटा सा, ये क्या होगा, एल के अनुपात में छोटा सा होगा, ये कितना होगा, डेल एल होगा, ठीक। तो ये जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन हो जाएगा कितना आपका, डेल एल अपॉन एल, ठीक। वहीं ये जो आपका स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस हो जाता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। अभी फोर्स अपॉन एरिया कहाँ ढूंढने जाओगे, तो ये जो लग रहा है ये कितना हो रहा है, ये एफ हो रहा है। और अगर इस रॉड को यहाँ से काट दो तो यहाँ इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जैसे ये रॉड है गोला होगा, काट के अगर इसको देखोगे तो ये गोला गोला दिखाई देगा, है ना, ये इस तरीके से दिखाई देगा। इसका जो एरिया आएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर जो एरिया आएगा वो उसका स्ट्रेस हो जाएगा। तो अभी तो डिटेल में नहीं जाना है, अभी उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाली स्ट्रेस और स्ट्रेन को मैं डिफाइन कर रहा था। तो हम क्या बताया कि हमने ये वर्क पीस लिया था, इस वर्क पीस पे हम लोगों ने इस तरीके से फोर्स लगाया, उस फोर्स को लगाने के कारण मटेरियल में इलांगेशन होना शुरू हुआ। उस इलांगेशन को यानी स्ट्रेस को और स्ट्रेन को हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट किया, तो हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई दिया। वहाँ पे अगर देखने गए तो इस स्पॉट तक, यहाँ तक हमको उसकी इलास्टिसिटी, है ना, लिमिट में दिखाई दी, रैशनली दिखाई दी। इसको हम लोगों ने कहा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इससे ही हम लोग मटेरियल के स्टिफनेस को भी डिफाइन करते थे, है ना। तो इस स्टिफनेस पे जो ये एक हिस्सा बनता था, इसको हम लोगों ने क्या कहा, मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कहा, है ना। ये आपके मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है। तो यंग्स मॉडुलस किसी मटेरियल का क्या करता है, वो उस मटेरियल के स्टिफनेस को डिफाइन करता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग यील्ड पे गए। यील्ड मतलब, यील्ड को अगर हिंदी में कहा जाए तो होता है किसी चीज पे स्टैंड लेना, मतलब किसी चीज पे अड़ जाना। तो इस पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ पे मैंने अभी लाल निशान बनाया है और जहाँ पे मैं अभी ये हरा निशान बनाने जा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर स्पॉट के पहले स्पॉट पे मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी को छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और ये जो दूसरा वाला स्पॉट है जहाँ पे मैं इस पर खरोच बना रहा हूँ, इस वाले स्पॉट पे मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी को छोड़ देता है, ठीक है। और इस स्पॉट पे जहाँ पे वो अपनी इलास्टिसिटी को छोड़ने की बात करता है, ये मटेरियल का क्या है, रेजिलियंस है। तो रेजिलियंस डेफिनेशन भी यहाँ पे आ गई। इस मटेरियल तक, इस मटेरियल तक, इस स्पॉट तक, इस स्पॉट तक, इस पर्टिकुलर स्पॉट तक मटेरियल का स्ट्रेंथ रिटेन हो जाता है। इस मटेरियल तक जो भी स्ट्रेस लग रहा होता है तो मटेरियल उसको रेजिस्ट कर रहा होता है। और ये क्या हम लोगों ने बोला, इस एरिया को हम लोगों ने बोला मटेरियल का स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की भी डेफिनेशन आ गई। जहाँ पे मटेरियल टूट जाता है, टूटने से पहले तक वो जितनी एनर्जी रिस्टोर करता है वो मटेरियल क्या हो जाती है, ठीक है। तो इतनी बात जो है इस जगह पे हमें रखनी थी। और अगर कुछ छूटा होगा तो जाहिर सी बात है आप अपने प्रश्नों के माध्यम से उस चीज़ को रख सकते हैं। बताइए, अभी अगर किसी का कोई यहाँ पे प्रश्न बनता हो तो एक बार जरा प्रश्न को रख लीजिए। अगर प्रश्न नहीं बन रहा है तो नो वाला क्वेश्चन बता दीजिए, नो वाला जो ऑप्शन है वो बता दीजिए।
ठीक है, सर्वेश यादव अपना माइक अनम्यूट करिए। सर्वेश। यस सर। बताइए क्या यस प्रश्न है सर। आपका? कुछ क्या नहीं है क्वेश्चन सर। है आपका, बताइए। कुछ नहीं है आगे सर। बढ़े। यस सर। सूर्य प्रकाश, आप अपना माइक अनम्यूट करिए भाई। यस सर। हाँ बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो जो हम लोगों ने बात की है इसको एक बार डेफिनेशन पे, सारे डेफिनेशन पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है। जी तो सर। इलास्टिसिटी देखी हुक्स लॉ में, हम लोगों ने प्लास्टिसिटी को भी देख लिया। डक्टिलिटी मैलिबिलिटी प्लास्टिसिटी से ही डिफाइन होती है, ये भी हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने टफनेस भी देखा स्ट्रेस स्ट्रेन करने में। हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है जिसे स्क्रैच नहीं पड़ता है। स्टिफनेस भी हम लोगों ने उसमें देखा। ब्रिटलनेस भी हम लोगों ने देखा। रेजिलियंस भी हम लोगों ने देखा। क्रीप और फटीग भी देखा। क्रीप और फटीग एक बार बता देते हैं। तो ये जो आपका क्या कर्व बनता है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद का ये जो पोर्शन है जो अपने दबाव में टूट जाता है, ये मटेरियल का क्या हो जाता है, यही इसको एक तरीके से फ्री, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ भी हम लोगों ने देखा। मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी, सबकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इससे हम लोग कल से बात कर रहे थे, है ना, इसकी हम लोगों ने बात कर ली थी। और जो हम लोगों ने आज बात की है, अगर देखने जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारे डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाने वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। और ये वाला जो पोर्शन है ब्रिटल मटेरियल के लिए बनाए जाने वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। क्या बता रहा है इसमें? जी सर। यहाँ पे मटेरियल टूट रहा है डक्टाइल मटेरियल में, और ब्रिटल मटेरियल में यहाँ पे आपका मटेरियल टूट जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखने जाएंगे तो डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल के बीच में डिफरेंस भी हम लोगों ने यही बताया था। डक्टाइल मटेरियल क्या करता है, पहले तो विरोध करेगा, उसके बाद प्लास्टिक हो जाएगा और प्लास्टिक उसका चलता रहेगा। वहीं ब्रिटल मटेरियल को क्या बताया था, ब्रिटल में बहुत कम डिफॉर्मेशन दिखाएगा। तो स्ट्रेन की मात्रा देखिए सिर्फ कितनी ही है, सिर्फ इतनी ही स्ट्रेन की मात्रा यहाँ पे है, और वो क्या करेगा, वहीं वहीं ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल देखने जाएंगे तो देखिए स्ट्रेन की मात्रा कितनी कितनी ज़्यादा, उसकी स्ट्रेन ज़्यादा स्ट्रेन दिखाएगा तब जाके ये। नेकिंग किसको कह रहे हैं, यहाँ पे देखो कर्व लिखा हुआ है नेकिंग। नेकिंग कह रहे हैं ये जो गर्दन जैसा बन रहा है, आवाज आवाज ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको क्या कह रहे हैं, नेकिंग। ये आपकी नेकिंग, यहाँ से नेकिंग की शुरुआत होती है, गर्दन बनने लगती है, फिर यहाँ से टूट जाता है। तो जहाँ टूटता है ना, उसकी शुरुआत जहाँ पे हो रही है, उसको क्या कह रहे हैं, वही एक टर्म आप देखेंगे, है ना, आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है स्ट्रेन हार्डनिंग। ये टर्म क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग देखने जाएंगे तो इस पर्टिकुलर स्पॉट से क्या हो रहा है, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग है। मतलब आपको बहुत एफर्ट लगाने पे, है ना,
स्ट्रेन तो आपको दिखाई देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो रेज है, जो उठान है आपकी स्ट्रेस की, इसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना है। इसको क्या कह रहे हैं आपकी स्ट्रेन हार्ड। ठीक है, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए हो जाता है, ये आपके डक्टाइल मटेरियल के लिए। इससे रिलेटेड कुछ आपके डेफिनेशन है, हेलो। स्ट्रेस की डेफिनेशन लोग बताइए अक्षय जी। आप लोगों को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग एक बार हैंड रेस कर लेंगे ना, तो मैं बात को अपने रोक के आपको माइक दे दिया करूँगा। बताइए अभिषेक जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, और कोई? हाँ ठीक है, तो कितनी बात और है जो हम लोगों ने पूरे स्टेज स्टैंड करने में जो पूरी बात रखी ना, तो कितनी चीज़ें उसमें जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने नहीं दी थी। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्ट्रेन क्या बताया कि द स्ट्रेन इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। बॉडी मतलब मटेरियल in the direction of force applied divided by initial dimension of the body। तो जैसे वही बताया था कि ये आपका डेल एल अपॉन एल है ना, क्या आपका पहले यंग्स मॉडुलस क्या बताया था हम लोगों ने? यंग्स मॉडुलस बताया था, यंग्स मॉडुलस और द यंग मॉडुलस इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट मेजर द स्टिफनेस ऑफ अ सॉलिड मटेरियल। तो आपको बताया था मैंने यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है इस पे इस तरीके से करके इसका स्लोप हम याद कर लेते हैं। ये आपके मटेरियल की स्टिफनेस को बताता है, और कोई मटेरियल कितना स्टिफ है ना, उसको डिफाइन करने के लिए हम यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे डिफाइन होगा? जाहिर सी बात है, अगर मैं इसका डायमेंशन निकालना चाहता है ना, तो या तो सीधे लेंथ ले लूँ, लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में चाहता हूँ है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक लंबाई ऐसे गिराएंगे, एक ऐसे गिराएंगे। अब अगर इसको ध्यान से देखने जाओ तो ये आपका स्ट्रेस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और ये वाला जो पोर्शन गिराते हैं, ये हिस्सा ऐसे गिराते हैं, ये क्या हो जाता है? आपका स्ट्रेन हो जाता है ना। तो स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेन बटा स्ट्रेस, ठीक है, ये आपके मटेरियल का स्ट्रेन यहाँ पे दिखा। तो क्या संबंध है उसका? तो ये जो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस है, उसको कहते हैं हुक्स लॉ, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, लेकिन ये जो संबंध है इसको क्या कहते हैं? यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस, और उसका जो रिलेशनशिप है और स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, उसको क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। और वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतनी बात रखनी थी यहाँ पे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछिए, नहीं तो आज मैं छोटा सा टेस्ट है ना तो भेज रहा हूँ, उस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और उसका जवाब दीजिए, उसके मार्क्स हम लोग सेव कर लेंगे। तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछिए, नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग क्रॉस का निशान बना दीजिए, और अभी 5 मिनट के अंदर आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। वो टेस्ट आपको 11 बजे तक सॉल्व करके मुझको वापस भेजना। बताइए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। बस, ठीक है, तब इसी के साथ आज की क्लास में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। जितनी बात मुझको स्टेंड करने रखनी थी मैंने उसको रख लिया है। तो लगभग आपकी आधी यूनिट आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अभी मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा। 11 बजे तक वो लिंक खुला रहेगा, वो आपका पहला असाइनमेंट भी माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू।
ओके सर।